नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। रोजाना आपसे मुलाकात होती है और बातें बिल्कुल खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको बताता नहीं है। देखिए, अंग्रेजी की कहावत है कि यू कैन चूज योर फ्रेंड्स नॉट योर नेबर्स। आप अपना दोस्त तो चुन सकते हैं, पड़ोसी तो आप चुन नहीं सकते। उसी पर पड़ोसी पर चलिए आज एक शुरुआत शायरी से शुरुआत ही कर देता हूँ, फिर आपको मेहमानों से आज का टॉपिक मिलाता हूँ। इससे सब आपको समझ में आ जाएगा कि फैसला कोई भी हो मगर गवाह सच्चा होना चाहिए। दोस्त अमीर हो या गरीब मगर पक्का होना चाहिए। और रिश्तेदार भले ही कैसे भी हों मगर पड़ोसी अच्छा होना चाहिए। अब हम इस मामले में कितने खुश नसीब हैं या नहीं हैं, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। बहुत खास मेहमान आज आपके साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ पधारे हैं। राजीव सीकरी साहब भारत के राजदूत रहे हैं, कई जगह भारत को रिप्रेजेंट किया। सर बहुत स्वागत आपका। 40 साल मुझे ज्वाइन किया 1970 में, मैंने ज्वाइन 1970 से, और 36 साल की नौकरी। 36 साल की नौकरी, 18 साल तो। और ये सर ने किताब लिखी है, राजीव सीकरी साहब ने। सर किताब का नाम है स्ट्रेटेजिक कॉनंड्रम्स रीशेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। सर कितने पन्ने की किताब है सर? 300 पन्ने की किताब। अब 300 पन्ने की किताब, 40 मिनट का मेरा प्रोग्राम और 40 साल का एक्सपीरियंस। सर थोड़ा मुश्किल हो गया। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। रामगोपाल सिंह जी आए। सर बहुत स्वागत आपका भी। सर किताब मेरे हाथ में आई रात को 10 बजे। अब जितनी पढ़ पाया उतनी पढ़ पाया। देखिए हम बिल्कुल फ्रैंक बात करते हैं सर, तो आपसे कुछ छुपाने वाली बात है नहीं। तो पहले मैं चैप्टर देखे सर, तो चैप्टर में एक जहां मेरी पहले तो द वर्ल्ड टुडे सर ने एक दुनिया की भूमिका बताई हुई, आज दुनिया में कौन कहां खड़ा है। दूसरा चैप्टर है अखंड भारत। सर ऐसा टॉपिक चुन लिया आपने, अखंड भारत क्वेश्चन मार्क। हाँ, विद क्वेश्चन मार्क, सॉरी विद क्वेश्चन मार्क। तो मैं राजी खोल देता हूं सर, फिर बात करता हूं आगे। अखंड भारत है। सर ने हमारे खास तौर पर जो नेबरहुड है इंडिया का, उस पर ज्यादा तवज्जो की अपनी किताब में। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर लिखा है, बांग्लादेश म्यांमार पर लिखा है, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, तिब्बत, चाइना। अब फोकस इस पर है। अखंड भारत क्यों आया है इसके अंदर, तो सर आपको बताएंगे कि एक सर आपने इसमें एक भूमिका दी है किताब में कि ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो हमारी जो बन गई सो बन गई। हाँ। खासकर अंग्रेज जब छोड़ करके गए, सब अंग्रेजों का ही था। हाँ। 70 साल पहले। तो आपने कहा कि ये बाउंड्रीज बहुत कुछ तय नहीं कर रही हैं। आज ठीक है, देश बन गए, सब लोग सॉवरेन स्टेट्स हो गई हैं, एक सा खान पान, रहन सहन, भाषा, सब कुछ है, तो वो बाउंड्री की मोहताज नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी आज हर देश की अपनी एक अलग लीक है। हर देश अपने कल्चर को दूसरे से अलग अलहदा होकर के प्रेजेंट करना चाहता है। तो क्या है हमारे इस साउथ एशिया की प्रॉब्लम? साउथ एशिया की प्रॉब्लम है कि जो मैं समझता हूँ कि ये पूरा जौन सा इलाका है, हिंदू कुश से लेके इरावती तक, ये एक सभ्यता रही है और इसके आगे भी बढ़ा है। दक्षिण पूर्व एशिया में कंबोडिया और सारे हमारा संस्कृति वहाँ गई है, अफ्रीका में गई है, अरब देशों में गई है। तो ये थी भारत की सांस्कृतिक इतिहास और ये बाउंड्रीज। जब विभाजन हुआ 1947 में, तो ये बड़ी सी आर्टिफिशियल बाउंड्रीज बन गई। तो ये हमारे नए नए नेबर बन गए, पाकिस्तान, फिर बाद में बांग्लादेश हो गया, नेपाल। कभी किसी ने सोचा था नेपाल और हिंदुस्तान को अलग है, अलग हो सकता है। तो राम सीता तो वहीं के हैं। श्रीलंका, म्यांमार, सारे जो से थे आर्टिफिशियल हो गए। अब बात जो मुझे लगता है कि एक तरफ तो ये सब लोग समझते हैं कि हमारे जो से रूट्स हैं वो हिंदुस्तान के साथ ही हैं। उनका रहन सहन, खाना पीना, रीति रिवाज सब हमारे जैसे मिलता जुलता है। थोड़े बहुत फर्क है, वो तो हमारे हिंदुस्तान में भी थोड़ा बहुत 40 कोस पे, पर एक जौन सा यूनिटी है वो है। अब पाकिस्तानी जौन सा है वो अपने आप को कहना चाहता है कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, तो एक नई आइडेंटिटी बनाता है कि मैं मुसलमानों का देश है। नेपाल कहता है कि हम भी अलग हैं, उनका अलग ध्वज था, उन्होंने 15 मिनट का टाइम जोन बना दिया, उनका पेशा अलग, भेष, कपड़े वपड़े अलग पहन लगे। और ऐसे सारे हमारे जौन से पड़ोसी हैं, जब वो इंडिपेंडेंट कंट्री बने तो उनको दिखाना था कि भाई हमारा नेशन स्टेट क्या है। तो किसी तरह हिंदुस्तान से अलग अपने आप को करना चाह रहे थे, और अलग करने में
तो थोड़ा एंटी इंडियनिज्म बढ़ जाता है। कैसे दिखाएं कि हम अलग हैं हिंदुस्तान से, देखने में, बोलने में, सोचने में, गाली करने में शक्लें एक जैसी हैं। शक्लें एक जैसी है। मतलब अब पाकिस्तान में भी देखिए, पंजाब में जाइए, उनके रीति रिवाज, ब्याह शादी एक जैसी हैं जैसे हमारे हैं। वो ठीक है, वो थोड़ा कहते हैं कोर्ट पर जाकर मलिक भट्टी चौधरी सब ये वही वही तो है सब। सो ये जौन सा है, ये एक तनाव सा बन जाता है, और इसलिए वो अपने आप को एक अलग करना चाहते हैं, तो इससे टेंशन बढ़ जाता है। अब सर आपने ये बात आपने कही भैया अलग अलग है, अंदर से बहुत कुछ एक जैसा मिलता हुआ, ऊपर से लेकिन दिखाना कि हम अलग है। अब मैं आ रहा हूं पेज नंबर 28 पे, सर ने आपको अखंड भारत की एक भूमिका दी कि भाई यहां तक भारत था। लिखते हैं सिकरी साहब, वट एवर द प्रोपोनेंट्स ऑफ अखंड भारत माइट थिंक, it is unrealistic to imagine that the Indian subcontinent will ever be united. भारतीय उपमहाद्वीप कभी एक नहीं हो सकता। सर प्लीज करेक्ट। Unlikely. अनलाइकली। आगे लिखते हैं, nor is this necessary or even desirable. ना तो जरूरी है और ना ही ये कि होना ही कि हो भी हमारे भले के लिए भी हो। तो पहले इस पर एक आपकी राय। नहीं देखिए, ये जो सीकरी साहब ने बात कही है ना, ये आज़ादी से पहले भी सवाल उठा था। अंग्रेज़ हमको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने को तैयार नहीं थे कि आप जियोग्राफिकल नेशन तो है नहीं। तो हमारे लोगों ने जो है रिसर्च जो है प्रोवाइड की कि हम कल्चरल नेशन है, हमारी आइडेंटिटी जो है हमारा कल्चर है। उसके बाद डोमिनियन स्टेट का हमको स्टेटस मिला। लेकिन जो बात कह रहे हैं सीकरी साहब बिल्कुल सही है कि कल्चरली तो एक ही हैं, सांस्कृतिक रूप से देखें तो एक अंतरधारा जो है इन सब देशों में आपको दिखाई देगी। और हमारा अगर आप इतिहास पर नज़र डालेंगे तब भी आपको नज़र आएगा कि एक ही थे। अब वो बात सही है कि अगर अलग हो जाएं तो अलग दिखना भी तो चाहिए, अलग आइडेंटिटी भी तो बननी चाहिए जी। जैसे अंग्रेज़ों ने बड़ा प्रयास करके सिखों को अलग दिखाने की कोशिश की। उनको फौज में और पुलिस में, सुरक्षा बलों में पगड़ी पहनने की इजाज़त जो है, फौज में होते हुए भी, डिसिप्लिन होते हुए भी, कृपाण, और कि हिंदुओं से अलग दिखें। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये है कि अगर वो हिंदुस्तान को के अस्तित्व को नकारते हैं तो उनका इतिहास कुछ नहीं पाकिस्तान बचता। में इंडिविजुअल आऊंगा नेशंस पे, लेकिन उन्होंने जो ये कहा कि जो हमारे अखंड भारत की परिकल्पना है ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब हम उससे बहुत दूर जा चुके हैं। अखंड भारत के नाम पर फिर बहुत कुछ बेचा जा रहा है हमारे यहाँ पे। हाँ, बेचा जा रहा है, बेचा जाता रहेगा। मतलब वो रुकने वाला नहीं है। ये जो सपना जो लोग देखते हैं वो सपना देखना बंद नहीं करेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है, रियलिटी ये है कि अब वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। तो इसलिए जो है वो फिर से होने वाला नहीं है। जब एक देश, धर्म के नाम पर एक देश बना, वहीं दो टुकड़े हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। तो इसलिए जो है ये उम्मीद करना कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान ये सब मिल जाएंगे, ये तो मतलब कम से कम आज की परिस्थिति में तो कहा इट इज नॉट इवन डिजायरेबल, ये इंपॉर्टेंट है सर। हाँ, डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ उनका इतिहास, उनकी सोच बहुत बदल गई है। हम अपने आप को धर्मनिरपेक्ष सेकुलर मुल्क मानते हैं, वो कह रहे हैं हम इस्लामिक हैं, तो कैसे होगा तालमेल? और अगर आप एक देश में आपके 70-80 करोड़ मुसलमान हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तनाव, कम्युनल तनाव काफी बढ़ सकता है। पीओके पर वही 47 वाली वही बात हो जाएगी। वही ना पहुंचा। पीओके पर अटल जी से पूछा गया कि भारत क्या पीओके लेगा, ऐसे अनौपचारिक बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भूमि आएगी तो लोग भी आएंगे, क्या करेंगे फिर, क्या करेंगे? तो ये इन सवालों का जवाब इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अभी तो हम अपने देश में हल्ला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि डेमोग्राफी बदल रही है। अखंड भारत करते ही डेमोग्राफी तो हम एक तरह से स्वीकार कर लेंगे कि बदल गई है। सर ने किताब में एक पाकिस्तान जब पॉलिसी इंडिया की उस पर लिखा तो आपने शब्द इस्तेमाल किया रोमांटिसिज्म, हाँ। कि हमारे
बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने, राजीव गांधी से लेकर इंदिरा कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, सबके मन में एक रोमांटिसिज्म जागा कि भाई पाकिस्तान से दोस्ती हो जाए हमारी। हाँ। और आपने फिर उस शुरुआत में लिखा है, इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान हैज ऑसिलेटेड लाइक अ पेंडुलम। हम पेंडुलम की तरह घूमते रहे, कभी इधर एक्सट्रीम कभी उधर एक्सट्रीम। तो ये नेता जो थे, जो कोशिश कर रहे थे, वो शुरुआत से ही गलत थी या वो मुमकिन था उसमें जो हो नहीं पाया? देखिए, ये थोड़ा सा आइडियलिज्म था, वो पुराने सोच के लोग थे जो एक यूनाइटेड भारत में जमे थे, जिए मनमोहन थे। सिंह जी, गुजराल साहब तो वहीं से आए। गुजराल साहब वहाँ से आए थे, मनमोहन सिंह भी वहाँ से आए थे, वाजपेयी जी भी, मतलब वो भी तो रोमांटिक। अडवाणी जी वो गए, वो बेचारे मुश्किल में पड़ गए जब वो उधर गए थे पाकिस्तान में। हम समझते हैं कि पाकिस्तानियों की सोच हमारे जैसी है, और वहाँ से जब लोग आते हैं तो कहते हैं भैया तो बिल्कुल ऐसे हमारे जैसे ही हैं, और क्यों नहीं हम करते, आप उधर जाइए, आपको इतनी हॉस्पिटैलिटी वहाँ मिलती है, खाना पीना ये वो, मेहमान वाले पैसा नहीं लेते, पैसे नहीं लेते। पर उनके मन में जो कट्टरपंथी सोच है वो नहीं जाती, क्योंकि मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जौन से मुसलमान हैं उनका सबसे पहला लॉयल्टी धर्म पर है, इस्लाम उनका उम्मा है। तो जब आप कहते हैं कि माई फर्स्ट लॉयल्टी इज टू माई रिलीजन एंड नॉट टू द नेशन, तो फिर मुश्किल पड़ जाती है। अब जब कहते हैं, वो कलमा पढ़ते हैं, क्या कहता है कि भाई एक ही रास्ता है और एक ही दूत था, तो मतलब आप कह रहे हैं कि बाकी जौन से रास्ते हैं वो गलत रास्ते हैं। ये तो टॉलरेंस नहीं हुआ ना जी। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू धर्म संस्कृति और सोच में कोई गणेश का भक्त है, कोई शिव का है, कोई विष्णु का है, कोई दुर्गा पूजा है, कोई, मतलब ठीक है, सब अपना करते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि आपको इसी तरह सोचना चाहिए। अब ये जौन सा है, हम नहीं सोच पाते कि उनके दिमाग में क्या बात। तो जो आप कह रहे हैं, मतलब हिंदू धर्म का जो एक लिबरल स्वभाव है, हाँ वो है, वो हमारे शासक वर्ग में भी रहा, और उसी सोच के तहत वो कोशिश करते रहे। हाँ, कोशिश करते रहे, हो जाए। हाँ। लेकिन वहां जो फंडामेंटल डिफरेंस है उसको नहीं समझा। व्हेन यू स्पीक ऑफ पाकिस्तान, जो आपने अभी कहा, एक कट्टरपन है, ये आप वहां के शासक वर्ग के लिए कहते हैं या सोसाइटी के लिए भी है? ये उनकी सोसाइटी भी है। ओके। सोसाइटी तो ये जो मतलब पाकिस्तान से हमारी जो ये जंगें रही या आज भी जो हॉस्टिलिटीज हैं, इसको क्या ड्राइव कर रहा है? मतलब भाई आप अलग देश हो गए, आपने मांगा था, आपको मुल्क मिल गया, उसके बाद वो क्या चीज है जो कि कांस्टेंट हॉस्टिलिटी हमारे साथ वो रखते हैं या रखना चाहते हैं? अगर उनके पास कोई दुश्मन नहीं रहेगा तो पाकिस्तान का मकसद क्या था? मतलब अस्तित्व क्या? हाउ आर दे डिफरेंट? हिंदुस्तान से कैसे अलग हैं? जैसे मैंने बोला, लोग तो एक ही है ना, सोच एक ही है, और अब फौज वहां राज कर रही है। अगर कोई दुश्मन नहीं होगा तो फौज को कौन पूछेगा? और तो बड़े मजे कर रहे हैं फौज वाले। तो उनके जौन से फौजी अफसर होते हैं, उनको करोड़ों की ज़मीनें मिलती हैं, घर बनाते हैं, अलग अलग प्रिविलेजेस हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं। अगर शांति अमन हो जाए हिंदुस्तान के साथ, तो लोग भी पूछने लगेंगे, भाई ये हमारे लिए क्या कर रहे हो आप, ये क्यों इधर बैठे हुए हो महलों में? मैं किसी से बात कर रहा था पाकिस्तानी के साथ, तो मैंने कहा हमारे जौन से जनरल वगैरह हैं, रिटायर होकर नोएडा में रहते हैं या गुड़गांव में रहते हैं, फ्लैट होगा, बहुत बड़ा हो तो एक घर हो जाएगा। कह अच्छा, हमारे तो यहाँ जौन से कैप्टन है उनको बड़े बड़े बंगले मिल जाते हैं लाहौर के सेंटर में। मैं कहा ये तो हमारा नहीं है। तो वो जौन सी प्रिविलेजेस हैं, वो सारे, वो फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, कोई ब्रेड की है, कोई ये बनाते हैं, कोई सीमेंट, आर्मी, और सब आर्मी चलाते हैं, फौजी फाउंडेशन है। सो अगर, और उनकी मजबूरी है कि आप भारत के साथ, भारत को तनाव हमेशा एक रखें। एडवर्सरी की तरह देखो। हाँ, एडवर्सरी क्यों? एडवर्सरी नहीं है तो फौज की इतनी ज़रूरत क्या है? वो पैसा जौन सा है,
आम जनता की के कल्याण के लिए इस्तेमाल कीजिए। वहां तो कोई सोचते नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है। तो सर ये जो आपने जो हमने बात की पहले कि बहुत हमारे प्रधानमंत्रियों ने कोशिश की कि दोस्ती हो जाए पाकिस्तान से। 2014 में मोदी साहब ने जब शपथ ले रहे थे तो उसमें सार्क सबको देशों बुलाया। सब पड़ोसियों को बुलाया, उसमें नवाज शरीफ भी पाकिस्तान से आए। फिर वो नवाज शरीफ के घर एक फंक्शन में भी चले गए। तो मोदी साहब ने भी कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने भी दोस्ती की कोशिश की। हमको कभी उरी मिला बदले में, कभी पठानकोट का हमला हमको मिला, फिर बाद में हमको पुलवामा का हमला मिला। आप सर की किताब की कार्यक्रम में फॉरेन अफेयर्स एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब गए थे। उन्होंने वहां जो बोला वो हेडलाइन बन गई। उन्होंने कहा कि एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान इज ओवर, कि पाकिस्तान के साथ हम लगातार बातचीत करते ही रहेंगे चाहे वो कुछ भी करता रहे, वो दौर चला गया। फिर उन्होंने कहा एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। ये जिसको आप कह रहे थे पेंडुलम रहा हमारी पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर के, अब कुछ स्थिर हुई है और आज की दौर की हमारी पॉलिसी क्या उचित है? देखिए, मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि सरकार ऐसी स्थिति से संतुष्ट है, पर मंत्री जी ने कहा मे बी यस मे बी नॉट। तो मतलब सरकार के ओपन माइंड है। अगर पाकिस्तान का रवैया बदल जाए तो हम भी अपना सोच सकते हैं कि बातचीत करें। और किस चीज़ पर बात करें? आतंकवाद पर बात कर सकते हैं या पीओके को वापस लाने की बात कर सकते हैं। 370 के बाद अब स्टेटस ऑफ कश्मीर ये वो ख़त्म हो गई ये बात। क्या बात करेंगे? तो ओनली जो बात रह गई है कि भाई अब कब आप वापस लौटाएंगे हमें, यही है ना। और क्या बात करेंगे पाकिस्तान के साथ? ठीक है, मतलब हमारा उनसे हमको कुछ लेना नहीं उनसे। नहीं, क्या लेना तो है कि अमन शांति हमें चाहिए। अमन शांति चाहिए। हमारा फौज पे खर्च कम होगा, हमारा डेवलपमेंट ज्यादा होगा। अब जो प्राइम मिनिस्टर होने वाला है सर। हाँ। बड़ी चर्चा है कि मोदी जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अभी वो यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल किया उनके जहाज ने, जो पहले नहीं करता होगा कुछ अरसे से। उसके बाद से चर्चा बड़ी चल पड़ी है कि मोदी जी क्या पाकिस्तान जाएंगे। क्या इस वक्त वो स्थिति है कि हाँ हम कम से कम एक वार्मथ मतलब या आइस ब्रेकिंग जैसा कुछ करें? मंत्री जयशंकर के कल की जो सी टिप्पणी है उससे तो नहीं लगता कि जाएंगे। सरकार का जो बाकी चीज़ों में रवैया है, हम क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे, हॉकी खेलने नहीं जा रहे, सार्क समिट में नहीं बुला रहे उनको, सार्क तो और ख़त्म ही हो गया एक तरह से। हाँ, जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह के समय नवाज शरीफ से बातचीत में कहा था कि गोलियों की आवाज़ में बात सुनाई नहीं देती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि बातचीत होनी चाहिए, उनको ये जवाब था। और सीधा सीधा भारत सरकार का स्टैंड भी है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। लेकिन सर बातचीत तो हम लोग पीछे करते रहे हैं, बिल्कुल करते रहे हैं, लेकिन ये भी तो कोई भी पॉलिसी आप बनाएं, कोई भी आप फैसला लें तो ये उसका रिव्यू तो होना चाहिए। हम तो 77 साल से बातचीत कर रहे हैं, मिल क्या रहा है उसके बदले में? भारत ने तो अटैक किया नहीं, तो हम पर आक्रमण हुआ, युद्ध हमने झेला और हम बातचीत करते रहे। अटल जी बस लेकर लाहौर गए और बदले में कारगिल मिला। ठीक बात है, वही मैं कहता हूं, मोदी जी बाहर चले गए तो हमको उरी और ये मिल गया। सर एक सवाल मैं सर से और पाकिस्तान पर ये था मेरा, कभी वो दौर रहा है कि मतलब कोई आपको याद आता हो इंस्टेंस की हम बड़े करीब पहुंच गए हो एक लास्टिंग पीस के, स्थायी शांति के या कुछ लंबी शांति के पाकिस्तान के साथ? कभी हमारा वो बातचीत का वो दौर रहा? एक मौका था 1972 में शिमला में, खो दिया हमने, क्योंकि इंदिरा गांधी भुट्टो की बातों में आ गई। उससे रोया पीटा होगा, कुछ माफी मांगी होगी, पता नहीं क्या हुआ। अकेले दोनों रात को मिले और तय कर लिया। मैं लौट कर कैसे जाऊंगा पाकिस्तान, ऐसा बताते हैं। ऐसा ही था, मतलब बिल्कुल यूनिलैटरल डिसीजन। अच्छा ठीक है, जाता हूं। हाँ, मेरी वाइफ तब नहीं थी, वो शिमला में थी उस वक्त, लिएजन ऑफिसर टू बेनजीर भुट्टो। अच्छा, तो वो कह रही कि वो तो सब खत्म हो गया था, टीएन कॉल चले गए, डीपी दर्द अस्पताल में चले गए, तो सब ने सोचा कि कुछ नहीं हुआ, तो असफल रहा है समिट। और फिर सडनली वो दोनों खाने के बाद भुट्टो और इंदिरा गांधी
मिलने के लिए चले गए और कुछ देर के बाद आए तो हक्सर साहब कहने लगे लड़का हुआ है। क्या 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 लड़का हुआ लड़का मतलब डिलीवरी कामयाब हो गई। हाँ। इनका यहाँ ना कामयाब हो गया और कामयाब तो उनके लिए ही हुआ, केवल हमें वही क्यों? तो भाई वो हमने तो जो पाया था, आर्मी ने जो पाया था वो गंवा दिया घुमा था। दिया। दैट वाज द बेस्ट मोमेंट कि हमको सेटल करना आई थिंक सो, क्योंकि हमने उनको मुल्क तोड़ दिया था। 93,000 उनके प्रिजनर ऑफ वॉर थे हमारे हाथ में, जमीन थी उनके हाथ में, क्या मिला? सब गवा दिया हमने। कश्मीर वगैरह कुछ सॉल्व किया ही नहीं हमने। राम कृपाल जी हमारे साथ प्रोग्राम में आज थोड़ी देर के लिए थे, वो उनको किसी दूसरे कार्यक्रम में कहीं व्यस्तता थी उनकी। हम लोग अपनी बातचीत जारी रखते हैं। सर, पाकिस्तान पर एक मेरा आखिरी सवाल ये जो ऑब्सेशन विद कश्मीर है, ये जैसे कहते हैं हमारी शारग है जी, हमारी तो मतलब क्या कौन सी वेन, जगुलर वेन है, ये भी क्या आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है? भाई क्या उनका ऐसा क्या फंसा हुआ पाकिस्तान का कश्मीर में? इसमें मैं समझता हूँ दो बातें हैं। एक तो क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी है तो वो समझते हैं कि हमारे पास आना चाहिए था। दूसरा पानी का मसला है। ओके। वहाँ जौन सी नदियाँ पाकिस्तान में जाती हैं सब कश्मीर से होके जाती हैं। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी भी अपना जम्मू इलाके से आते हैं। इस पर कंट्रोल चाहिए। इसको उनको कंट्रोल चाहिए। ओके। और आपने इसमें ये भी लिखा है कि हमारा शायद पाकिस्तान पर अगर कोई लिवरेज है, मतलब कोई ऐसी बात जिससे हम पाकिस्तान को कुछ हद तक अब मनवाने के लिए मजबूर कर सकें, तो वो भी पानी है। पानी है। लेकिन पानी के ऊपर तो लड़ाई होती है वहाँ। पानी के लोग कहते हैं कि हम उसमें भी बड़े लिबरल रहे पाकिस्तान के बिल्कुल साथ। रहे हैं। बहुत ज्यादा। 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी हमने 80% पानी तो उनको दे दिया है। और जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या वेस्टर्न रिवर्स पे भी थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, और ईस्टर्न रिवर्स यानी कि सतलज, ब्यास और रावी 100% हम यूज़ कर सकते हैं। वो नहीं हमने यूज़ किया। वो भी जा रहा है। वो भी जा रहा है क्योंकि हमारे आपसी झगड़े हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। पंजाब कहता है हम हरियाणा को नहीं देंगे, कोई राजस्थान को नहीं देगा। वो इंदिरा गांधी कनाल बननी थी वो नहीं बनी है, और वेस्टर्न रिवर में आपने डैम नहीं बनाए। अब हम शुरू कर रहे हैं, हमने शुरू किया है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 8-10 सालों से सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो हमारे हक हैं इन रिवर्स पर हम पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। पर ये सारा पानी तो आप रोक नहीं सकते क्योंकि थोड़ी लीकेज होती है कुछ। पर मैं कहता हूँ कि अगर आप 5-10% भी कम कर दीजिए वहाँ तो आग लग जाएगी पाकिस्तान में। वैसे ही उनकी पानी की बहुत कमी है और कोई वेस्ट इतना करते हैं। सारा जौन सा पानी है पंजाब खा जाता है। और सिंध नदी जौन सी है, कहते हैं, मैंने देखा नहीं है, कि जब तक वो अरेबियन सी पहुँचती है सूखी हो जाती है। तो सारा पानी तो खा गए हैं ऊपर। तो सिंध वाले भी नाराज़ हैं। तो अगर यहाँ थोड़ा भी टाइट किया हमने, थोड़ा भी टाइट किया तो मुश्किल हो जाएगी। उनको प्रॉब्लम है। तो हमने अब बाय द वे हमने पिछले साल कहा है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। अच्छा, तो तो एक थोड़ा बम तो हमने लगा दिया है ना। जरूरत है इसकी तो सर। तो हमने नेकी कर दरिया में डाल को लिटरली ले लिया हाँ, कि ये जो मर्जी हमारे साथ करता रहे, उनको पानी भी देंगे। आप नेकी करें वहां तक तो समझ में आता है, अपने नुकसान पर नेकी करें। अपने देश का हित जो है, मतलब जो नेशनल इंटरेस्ट है उस पर कॉम्प्रोमाइज कर जाएं, ये समस्या की बात है। और वो बदला है पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने। बदलने की कोशिश हो रही है। बदला है ये तो नहीं कह सकते, जब तक इंडस वाटर ट्रीटी जो है फिर से नेगोशिएट नहीं होती है, उसको रिव्यू नहीं करते हैं, तब तक तो नहीं बदल सकते आप। लेकिन आप जो है धीरे धीरे स्क्रू जैसे कहते हैं ना, टाइट किया जाता है, उस तरह से करना शुरू करें कि आपके हिस्से का जो पानी है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करें। ठीक है। आप इसको जो है लड़ाई का मुद्दा ना बनाएं, ये घोषणा ना करें कि हम बंद कर देंगे, फिर वो रोते हुए इंटरनेशनल फोरम पर जाएंगे कि देखिए जो है हमको बर्बाद करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। मतलब आप मारिए, रोने मत दीजिए। मैंने तो कहा है कि अगर हमको ये कहना चाहिए कि देखिए हम पानी, हमें क्यों पानी चाहिए? कश्मीर की जनता के लिए।
आप कहते हैं कि कश्मीर की जनता की भलाई के लिए आप सोचते हैं, तो कश्मीर की जनता तो चाहती है कि पानी और हो वहाँ। ठीक है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, नेहरू जी ने ये अपनी जौन सी हिंदुस्तान की बाउंड्रीज है ना, वो पोस्ट पार्टीशन इंडिया के फ्रेमवर्क में देखी हैं, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में नहीं देखी। इसलिए वो तो चाहते थे कि कश्मीर का बंटवारा हो जाए। किसी ने जब वो अफ़गानिस्तान, खान अब्दुल गफ़ार खान चाहते थे कि अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान में रहे, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। बलूचिस्तान मौका था, इंडिपेंडेंट था और उन्होंने कहा कि ज्वाइन करना है, नहीं नहीं नहीं। बाद में ग्वादार पोर्ट ओमान के सुल्तान ने कहा कि आप ले लीजिए, नहीं नहीं नहीं। लोगों ने कहा पार्लियामेंट में, भाई कैलाश मानसरोवर तो हमारे धर्म स्थल है, तो वो कहें कि कोई समझदारी है, ऐसे ना करें। मतलब उनकी सोच, तिब्बत, ईस्ट तुर्किस्तान, सबसे सब बड़ी कुछ, गलती तिब्बत है। मतलब अगर आपने तिब्बत सोचा कि आपके जौन से बाउंड्रीज हैं यहीं हैं, ये नहीं जो अंग्रेज बना गए वो। जो अंग्रेज पॉलिटिकल बना गए, उन्होंने बाउंड्री नेपाल इंडिया की कर दिया, ठीक है, ये ठीक है, नेपाल एक देश है। भाई नेपाल था एक, वो आप नेपाल कभी जाएं तो कहेंगे ये देश मधेश परदेश। मतलब मधेश क्या था, देश के बीच में। तो नेहरू जी ने दूरंदेशी नहीं दिखाई। वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं थी, स्ट्रेटेजिक व्यू ऑफ इंडियाज बॉर्डर्स। वो थी सरदार पटेल में। हाँ, उनका दिसंबर 1950 का 49 का या 50 का लेटर, 50 का लेटर है। उसको आप पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेहरू को स्ट्रेटेजिक उनकी थिंकिंग थी ही नहीं। वो अपने ही एम्बेसडर को जो चीन में था उसकी आलोचना कर रहे हैं कि ये चीनियों से मिला हुआ है, ये वही बोल रहा है जो चीनी चाहते हैं। अगर तिब्बत पर चीन का कब्जा न हुआ होता तो चीन से हमारी सीमा ही नहीं होती। हमारी सीमा तो तिब्बत के साथ है, चीन के साथ कभी नहीं थी। और आज गिलगिट बाल्टिस्तान होता तो आप बताइए कि कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, इकोनॉमिक एडवांटेज। नहीं, वो पाकिस्तान और चीन के बीच में कोई लिंक ही नहीं होता। गिलगिट बाल्टिस्तान तो कश्मीर के राजा का हिस्सा था, बिल्कुल, और वो चला गया। सर फाइनली वाइंडिंग अप विद पाकिस्तान, हम क्या मतलब डिस्टाइंड है कि हमें इसके साथ ऐसे ही रहना पड़ेगा, ये कुछ हिमाकतें करता रहेगा और वो हमको सहनी पड़ेंगी, या कोई इलाज है? अब क्या आगे क्या देखें। अगर कोई वहाँ सोच बदलती है, वहाँ कोई फौज की बजाय कोई जेन्युइनली सिविलियन गवर्नमेंट आती है जो देश के बारे में सोचे, तो तब कोई होप है। या कोई उनकी नई युवा पीढ़ी है वो अलग सोचे। मैं पाकिस्तान टीवी थोड़ा बहुत देखता हूँ तो वहाँ की जनता भी कहती है क्या हम कर रहे हैं, हिंदुस्तान कहाँ चला गया, हम कहाँ हैं। और जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है, मोदी जी को काफ़ी एडमायर करते हैं कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए क्या किया है। ये तो वो बोलते हैं कि मोदी अपने देश के लिए तो अपने देश के लिए जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। तो उनको वो चाहते हैं हमारे यहाँ भी ऐसा कोई हो जो हमारे देश के बारे में सोचे, ना कि अपनी जेब भरने के चक्कर में लगा रहे। तो हम इंतजार करें कि भी वहाँ कोई भली सोच का कोई आया नहीं। इसी पर मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ जी, कि ये आप कह रहे हैं पाकिस्तान में सोच बदले या ऐसी कोई रजीम आए जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो और इस तरह से सोचे, चीन और अमेरिका ऐसा होने देना चाहेंगे क्या? ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि बाकी जौन सी बाहरी शक्तियां हैं वो नहीं चाहेंगी, चीन, अमेरिका, कि हमारी पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर अमन शांति हिंदुस्तान और सब उनके पड़ोसी देशों के साथ हो जाए तो हिंदुस्तान दुनिया में कितना उभर के आएगा, अव्वल नंबर का हो जाएगा। अभी भी कह रहे हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी हो जाएगी, 2050 तक सेकंड भी हो सकती है। तो हिस्टोरिकली तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क और सिविलाइजेशन था। सारे जौन से पश्चिम से थे वो हिंदुस्तान की खोज में आए। आपने लिखा है क्रिस्टोफर कोलंबस वो हिंदुस्तान की खोज में था, भटकता वहां पहुंच गया, अमेरिका पहुंची, वास्को ड गामा यहाँ पहुंचा।
They were all looking for India. इंडिया, वो रेड इंडियन बन गए, वेस्ट इंडीज हो गया, ये इंडियन ओशन है। भाई हमारी जो सी भौगोलिक स्थिति है, जियोग्राफिकल स्टेट, वो बिल्कुल एशिया के सेंटर में है। इसका एडवांटेज है क्योंकि आपके सब, जैसे मैंने कहा, हमारे 5 आर्क्स हैं। एक है आर्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो कि पूर्व में है, साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ उन्नति है, प्रॉस्परस नेशंस हैं। दूसरा है आर्क ऑफ एनर्जी, हमारे पश्चिम में खाड़ी है, कैस्पियन सी है, रशिया है, साइबेरिया है, फार ईस्ट है। फिर है आर्क ऑफ कम्युनिकेशंस, इंडियन ओशंस, हमारे खुले ओशंस है, कोई बाधा नहीं है, कोई टापू नहीं है जो जहाँ की बेस जहाँ बन सकता है वो हमारे पास है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। फिर हमारे आर्क पर मुश्किल है, आर्क ऑफ इंस्टेबिलिटी, आसपास कितनी इंस्टेबिलिटी, आप पश्चिम में जाइए, इराक, ईरान, मेडिटेरेनियन, फ़िलिस्तीन तक पहुंच जाते हैं। और उत्तर में देखिए तो अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा, नेपाल, तिब्बत, चीन, सेंट्रल एशिया। तो ये जो से है, हमें सब देखना होगा कि कैसे हम इन सब चीज़ों का एडवांटेज लें। पर इसमें हमारे प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, हमारे जो से पड़ोसी मुल्क हैं वो आर्टिफिशियल एंटिटीज़ हैं, तो वो प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट करते हैं। तो कैसे इनको टैकल करें? सर दूसरे पाकिस्तान से अलग दूसरे हम आ जाए बॉर्डर पर, हमारा जो बांग्लादेश के साथ है जी। आपने इसमें लिखा है, किताब में लिखा है कि जब ये आज़ाद हुए पाकिस्तान से, तब तक तो ये इनकी सोच थी कि बंगाली नेशनलिज्म है, हम बंगाली नहीं, इस्लामी इस्लामी जब पाकिस्तान से अलग जब हुए। पाकिस्तान से अलग हुए, हाँ। तो ठीक है भी हम इनसे अलग हैं क्योंकि हम बंगाली थे, मुस्लिम वहां भी, मुस्लिम यहाँ भी, लेकिन आप अलग हो, हम बंगाली मुस्लिम। हाँ। और जब वो इंडिया से बात करने आते हैं तो वो इस्लामी हो जाते हैं। हाँ, तो इनका ये डुअल कैरेक्टर है ना, उनका इस्लामी भी है, बंगाली भी है। तो पाकिस्तान से जब डील करते हैं तो वो इस्लामिक हो जाते हैं, बंगाली हो जाते हैं। जब हिंदुस्तान से डील करते हैं तो इस्लामिक हो जाते हैं। और सर अभी जो ये करंट रिजीम चेंज हुआ है, इसके बाद वो इस्लामिक आइडेंटिटी जो है बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई। जमात इनके इसके पीछे, जो मुझे समझ है, जमात भी, बीएनपी भी वही है। अब बीएनपी उनके साथ जुड़ी हुई है, बट जमात थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि बीएनपी, वो खालिदा जिया थोड़ी बीमार है, और उनका लड़का तारिक जौन सा है वो लंदन में है, उसको वापस नहीं आने दे रहे हैं। तो काफ़ी मुश्किलें हैं। पर जैसे कल विदेश मंत्री ने कहा कि थोड़ा म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट देखना होगा, उनको भी देखना होगा, हमें भी देखना होगा। और जैसे मैंने लिखा है और उन्होंने उस पर दोहराया था कि बांग्लादेश इंडिया लॉक्ड है, हमारा नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश लॉक्ड है, तो बांग्लादेश के साथ हमें निभाना ही है। We have no option। और देखिए 17-18 करोड़ की आबादी है, छोटा मुल्क नहीं है, इसलिए जो बांग्लादेश में होता है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और 15 साल देखिए, शेख हसीना जब सत्ता में थी, जो भी उनकी गलतियां हों अंदरूनी, पर जहाँ तक हिंदुस्तान है, रिश्ते इतने अच्छे हुए, और उससे बांग्लादेश को भी फ़ायदा। मेन थिंग क्या हुआ कि उन्होंने हमारी सुरक्षा की जौन सी जरूरत थी वो पूरी की। सेंट मार्टिन्स नहीं, वो मार्टिन नहीं, मैं दे दिया होता नहीं, वो छोड़िए, मैं कह रहा हूँ कि जैसे टेररिज्म, सेपरेटिज्म, और जौन से उल्फा के लोग जो वहाँ थे उनको निकाल दिया या उनको दबा के रखा। दोस्त थी हमारी, दोस्त थी, बिल्कुल दोस्त थी। और बांग्लादेश की खुद इतनी उन्नति हुई, करेक्ट, उनके इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सोशल इंडिकेटर, सब कुछ बहुत बड़ा, तो उनको भी फायदा हुआ। हम पाकिस्तान को इग्नोर करें चलेगा, बांग्लादेश को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये बात हुई। सर एक फाइनल वर्ड ऑन चाइना। हाँ जी, चाइना, हमारे 2 रक्षा मंत्री कह चुके हैं, जॉर्ज फर्नांडिस साहब और मुलायम सिंह जी, कि असल थ्रेट हमारे लिए चाइना है, पाकिस्तान नहीं। चीन के लिए सोचो, चीन के बारे में हमको ज्यादा सोचना चाहिए। और शायद हम हो भी गए हैं पोस्ट गलवान, लेकिन बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है। हमारी क्या सोच है चीन को लेकर के? कि 2020 तक या 2013-14 तक जब हुआ था चुमार और उधर थोड़ी घटनाएं हुई थी, तो हमने सोचा था कि बॉर्डर तो शांतिपूर्ण रहेगा,
हमारे काफ़ी एग्रीमेंट थे, 1993 का था, 96 का था कि चलो बॉर्डर शांत रहे और बाकी हम ट्रेड वेड बढ़ाएंगे। हमारी सोच थी, जैसे मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देयर इज़ इनफ स्पेस इन एशिया फॉर बोथ इंडिया एंड चाइना। ये हमारी सोच थी, मनमोहन सिंह जी की सोच थी, चीन की सोच नहीं है। वो चाहते हैं कि एशिया में वो नंबर 1 हो, और अगर एशिया में वो नंबर 1 नहीं हो सकते तो दुनिया में नंबर 1 नहीं हो सकते। करेक्ट। और हिंदुस्तान ये कभी नहीं मानेगा कि हम साइनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर में उनके अधीन हों। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। दूसरा हुआ बॉर्डर का। 20 साल पहले हमारी सोच थी कि हाँ शायद बॉर्डर का हो जाए, जब 2003 में एक हमने समझौता किया था पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड ऑफ डिसाइडिंग दी बॉर्डर, की सिर्फ ऐतिहासिक और लीगल मामला नहीं बट पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, एक समझौता भी हुआ था। पर वो बदल गया है जी। अब चीन कहता है अरुणाचल तो हमारा है, हम कैसे मानेंगे। वो कहता है ये तिब्बत का हिस्सा है, तो हम मान ही नहीं सकते हम तो। पर लद्दाख थोड़ा ठीक था, लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल थी, बट वो भी अब उभर गया है। तो बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं नहीं समझता कि ये बॉर्डर का मामला जल्दी कोई इसके समाधान होगा। टिकता नहीं ना किसी बात पे, वो फिर से इशू खोल देते हैं। जो सेटल हो चुका उसको फिर से खोलेंगे। 2020 के बाद एक बात होगी कि कोई विश्वास नहीं रहा है कि चीन कुछ भी साइन करे। सर देखें, जब वो सब स्टैंड ऑफ चल रहा था हमारा, लोगों के मन में एक ही डर था कि क्या 62 जैसा कुछ होगा, क्या हम एक्चुअली फिर युद्ध की हमारा चीन के साथ युद्ध तो नहीं हो जाएगा, क्या चीन कभी उस हद तक भी जा सकता है। मैं समझता हूं कि हमने पिछले 8-10 सालों में काफ़ी काम किया है अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, और मेरा ख्याल है कि हमारे बॉर्डर अब सिक्योर हैं। पर चीन के पास पैसे काफ़ी हैं, उनकी ताकत काफ़ी है, पर हमारे लड़ाई करने वाले जो से सैनिक हैं वो अच्छे हैं। अब कूटा कि नहीं हमने उनको गलवान में, बिल्कुल हमारे सरदारों ने उनको पीट दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने शब्द इस्तेमाल किया, कूटा। बिल्कुल कूटा ही है। हाँ, खूब कूटा। तो ये वो समझ गए कि भाई हलवा नहीं है, केक वॉक हलवा नहीं है। हाँ। क्योंकि हमारी आर्मी जौन सी है वो बैटल हार्डन्ड है, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इंटरनल इंसर्जेंसी में भी बहुत किया है। उनके जौन से हैं वो कोई लड़ाई तो लड़ी नहीं। वो 1979 में वो वियतनाम के साथ हुआ था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। वो धमकाते रहते हैं। उनका तरीका है कि युद्ध कैसे जीते बगैर लड़े, बगैर लड़े जीत जाओ। वो सुन त्सू का है आर्ट ऑफ वॉरफेयर। अब फिर दूसरा एक मामला है तिब्बत का। अब वो अभी तो दलाई लामा हैं, पर कुछ सालों बाद क्या हालात होते हैं कह नहीं सकते। पर भी आपने जो क्या बॉटम हमें लाइन, तिब्बत पर अपनी पॉलिसी पर रीथिंकिंग करनी चाहिए? हमने की तो है, क्योंकि पहले हम जब भी कोई जॉइंट स्टेटमेंट वगैरह होता था कहते कि तिब्बत इज़ एन ऑटोनमस पार्ट ऑफ रीजन ऑफ चाइना। वो अब ने बंद कर दिया है। और मोदी जी के आने के बाद दलाई लामा से कुछ संपर्क भी रहे हैं। उनके जौन से प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके टिबेटन गवर्नमेंट, उनको बुलाया था अपने स्वेरिंग इन में। एक आध मुलाकात भी शायद मोदी जी की हुई है दलाई लामा से, जिससे बहुत नाराज़ होते हैं चीन। है तो सही, पर तिब्बत पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब चीन कहता है कि अरुणाचल तिब्बत का हिस्सा है, तो हम कैसे माने कि तिब्बत उसका है। हाँ, करेक्ट बात। सर समय की मजबूरी है, मैं तो आपके हर चैप्टर पे जाता। अभी तो देखें हमने अपने हमारे लिए, क्योंकि नॉर्मल डिस्कोर्स में जो हमारे आते हैं और लोगों की नहीं ठीक है सोच में है, पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है, अभी वरना म्यांमार पे भी बात होती है, नेपाल पे भी, श्रीलंका पे भी। नहीं, ये किताब मैंने लिखी है कि आम जनता थोड़ा समझे बिल्कुल बिल्कुल कि हमारी समस्याएं क्या हैं। मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ ये किताब। जी सर प्लीज। समस्याएं क्या हैं, और मैं समझता हूं कि
हर नागरिक को विदेश नीति के बारे में कुछ जानना चाहिए, क्योंकि हमारे रोज़मर्रा जीवन में जो बाहर होता है उसका बहुत असर पड़ता है। क्या मुझे लगता है मोदी जी के आने के बाद एक थोड़ा सा बढ़ा है लोगों में इसके बारे में जानने का बड़ा है कि भाई, क्योंकि सब देखिए, किसी को बाहर जाना है, काम करने के लिए जाना है, पर्यटक जाना है, बिजनेस करनी है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, ट्रेड चाहिए, तेल चाहिए, मतलब तो अगर रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो कैसे होगा। देखिए, तो तीन हमारे पड़ोसी, बड़े पड़ोसी, तीनों के बारे में बड़ी साफ गोई से बात हुई। पाकिस्तान के बारे में सर ने किताब में बहुत कुछ लिखा, बाकी जयशंकर साहब उनके कार्यक्रम में बोल गए, जैसा करेगा वैसा भरेगा। कोई जो जैसा वो हमारे साथ रहेगा, हम उसके साथ वैसा रहेंगे। बांग्लादेश के बारे में सर ने बड़ा क्लियर लिखा, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हमारा बहुत क्रूशल नेबर है, हमें उसके साथ अच्छे संबंध ही चाहिए। अब उनको भी अच्छे उनको भी, अब वहाँ नया रिजीम आ गया है, नई सत्ता में परिवर्तन हुआ, तो उनके साथ में बनानी पड़ेगी, और चीन संभाल लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत मजा आया बात करके। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया आपका भी। आपसे फिर मुलाकात होगी 6 बजे आपके प्रोग्राम में कॉफी पर कुरुक्षेत्र, कल शाम।